दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आज की वीडियो में प्रस्तुत है भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ विभिन्न अध्यापक भर्ती परीक्षाओं के भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। इसमें हम जो भी एक्ट, अधिनियम और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में जानेंगे। थोड़ा सा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में समझ लेते हैं। दोस्तों, लोकतंत्र, प्रतिनिधि संस्थाएं, तानाशाही शक्तियों पर अंकुश और विधि के शासन की संकल्पनाएं जो हैं वो भारत में कोई नई नहीं है। प्राचीन भारत के अनेक भागों में गणतंत्र शासन प्रणाली, प्रतिनिधि विचारण मंडल और स्थानीय स्वशासी संस्थाएं पहले से ही विद्यमान थीं। आप जानते हैं कि वैदिक काल से ही लोकतांत्रिक संस्थाओं का उल्लेख मिलने लगता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में सभा और समिति जैसी संस्थाओं का विवरण मिलता है। चोलकालीन स्थानीय स्वशासन प्रणाली लोकतंत्र के आधार स्तंभ के रूप में मानी जाती है। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को लंदन के कुछ व्यापारियों द्वारा स्थापित की गई ईस्ट इंडिया कंपनी ने महारानी एलिजाबेथ से शाही चार्टर प्राप्त कर भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ क्षेत्रों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार प्राप्त कर लिया था। और प्लासी के युद्ध 1757 में कंपनी की विजय के साथ ही भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी थी। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से ही भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण के प्रयासों की शुरुआत हुई थी। भारत में संवैधानिक विकास का जो क्रम है वो सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसको हिंदी में नियामक अधिनियम 1773 कहा जाता है, उसके बाद जो महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास के चरण रहे हैं, इसमें रेगुलेटिंग एक्ट के बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784, इसके बाद एक अधिनियम 1786 आया, फिर चार्टर एक्ट 1793, उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, फिर 1833 का चार्टर एक्ट, उसके बाद 1853 का चार्टर एक्ट, फिर भारत शासन अधिनियम 1858, उसके बाद 1861 का भारत परिषद अधिनियम था, फिर उसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1892 आया, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1909, इसके बाद आप जानते हैं भारत शासन अधिनियम 1919, इसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम और लास्ट में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया था। तो इन सभी के बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली को आरंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो याद रखिएगा, ये था रेगुलेटिंग एक्ट 1773, जिसने भारत में एक सुनिश्चित शासन प्रणाली प्रारंभ की थी। रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष लागू हुआ था? तो याद रखिएगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट 1774 ईस्वी में लागू हुआ था। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रशासन के लिए एक गवर्नर जनरल की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसके तहत बंगाल प्रेसिडेंसी के शासन के लिए गवर्नर जनरल की नियुक्ति की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत किन अन्य प्रेसिडेंसियों को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन किया गया था? तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, इसके अंतर्गत मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था, याद रखिएगा। और इसी तरह एक प्रश्न और बनता है कि किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। एक और प्रश्न है, देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा गठित गवर्नर जनरल की परिषद यानी काउंसिल की सदस्य संख्या कितनी थी? तो ये 4 थी सदस्य संख्या गवर्नर जनरल की परिषद की।
बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था? याद रखिएगा, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। एक और प्रश्न देखते हैं, इम्पॉर्टेंट है कि वह अधिनियम जिसके अंतर्गत भारत में सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। तो ये है आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत भारत में सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। और इसी से रिलेटेड है अगला प्रश्न कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सबसे पहले कहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये कलकत्ता में, याद रखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सबसे पहले कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कुल कितनी थी? तो 1773 के द्वारा जो 1773 के एक्ट के द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया गया था उसमें न्यायाधीशों की संख्या 4 थी। एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते थे इसमें। इसी तरह अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में कौन कौन से विषय शामिल थे? तो ये थे सिविल, आपराधिक और नौसेना मामलों के जो विषय थे वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता के अंतर्गत या ज्यूरिडिक्शन के अंतर्गत आते थे। अगला प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा स्थापित सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध अपील हो सकती थी किसमें? तो ये प्रीवी काउंसिल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की त्रुटियों के परिमार्जन या सुधार के लिए किस अधिनियम को पारित किया गया था? तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। ये रेगुलेटिंग एक्ट 1783 की कमियों या त्रुटियों के परिमार्जन के लिए ये सेटलमेंट अधिनियम लाया गया था 1781 का। अगला है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखने के लिए एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी? तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अधिनियम के द्वारा की गई थी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मामलों को देखती थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों, ये पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के संबंधित जो 1784 के महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं, तथ्य हैं, उनको देखते हैं, परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण। पहला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को पृथक किया गया था? तो ये है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया था, याद रखिएगा। और इसी तरह एक प्रश्न और बनता है कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण के लिए किस संस्था की स्थापना की गई थी? तो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो कंपनी पर राजनीतिक नियंत्रण और निरीक्षण रखता था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप देखिए पहला प्रश्न है यहाँ पर कि पिट्स इंडिया एक्ट, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत पूरब के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण का उत्तरदायित्व किस पर था? तो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी नियंत्रण मंडल पर था। नियंत्रक मंडल जो था उसमें पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के अंतर्गत प्रावधान किया गया था कि वो पूरब यानी ईस्ट के देशों में ब्रिटिश उपनिवेशों के प्रशासन पर नियंत्रण और निरीक्षण करेगा। अगला प्रश्न है 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो ये ब्रिटिश सम्राट या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के अधीन गठित किए गए बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की नियुक्ति की जाती थी। और लास्ट क्वेश्चन है 1784 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति किसके पास थी?
तो ये थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति के लिए उत्तरदायी था। अब आइए 1786 के एक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण प्रावधान हैं उनको देख लेते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का अधिकार किस अधिनियम में प्रदान किया गया? तो ये 1786 के अधिनियम में। और किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति या चीफ कमांडर की शक्तियां प्रदान की गई? तो इसलिए ये जो है प्रश्न महत्वपूर्ण है कि गवर्नर जनरल को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ कमांडर की शक्तियां 1786 के अधिनियम के द्वारा प्रदान की गई थी। अब आइए चार्टर एक्ट 1793 के संबंध में महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर करते हैं। देखिए, प्रश्न है दोस्तों, चार्टर अधिनियम 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था? तो ये समयावधि 20 वर्ष थी। याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1793 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था। किस चार्टर के द्वारा नियंत्रक मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया? तो 1793 के चार्टर अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स को भारत के राजस्व से वेतन देने का प्रावधान किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस चार्टर के द्वारा ये स्पष्ट किया गया कि गवर्नर जनरल बंगाल में अपनी अनुपस्थिति के समय परिषद के असैनिक सदस्य को अपने परिषद का उप प्रधान नियुक्त कर सकता है? तो ये व्यवस्था चार्टर अधिनियम 1793 के द्वारा की गई थी। और देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी? तो 1793 के चार्टर अधिनियम के द्वारा बिना लाइसेंस के शराब की बिक्री पर प्रतिबंध या रोक लगाया गया था। अब आइए चार्टर एक्ट 1813 से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं जो परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। किस चार्टर द्वारा सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध किया गया? तो ये 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा इसमें सभी अंग्रेज व्यापारियों को भारत से व्यापार की छूट प्रदान करने का उपबंध प्रदान किया गया था। भारत में ईसाई धर्म या क्रिश्चियन जो धर्म था उसके प्रचार की अनुमति किस एक्ट के द्वारा प्रदान की गई थी? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। और किस चार्टर के द्वारा, याद रखिएगा, भारत में शिक्षा यानी एजुकेशन पर ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया? तो ये चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। याद रखिएगा, चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1 लाख रुपए वार्षिक खर्च करने का प्रावधान किया गया था। और इसी तरह अगला प्रश्न है कि इस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? तो ये था 1813 का चार्टर एक्ट। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है 1813 के चार्टर एक्ट से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो प्रश्न थे। उनके बाद चार्टर एक्ट 1833 से संबंधित प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी वाणिज्यिक एकाधिकार कब समाप्त कर दिए गए? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और इसी से रिलेटेड एक प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो ये था 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको पूरे भारत यानी संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है वह चार्टर जिसने बम्बई और मद्रास की परिषदों की विधि निर्मात्री शक्ति को समाप्त किया था? तो ये 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा बम्बई और मद्रास की जो काउंसिल्स थी उनकी कानून निर्माण शक्ति को समाप्त कर दिया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है चार्टर एक्ट 1833। देखिए, चार्टर एक्ट 1833 के किस धारा में ये उपबंध किया गया है कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान
वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के अयोग्य नहीं माना जाएगा। तो ये चार्टर एक्ट की धारा 87 में ये प्रावधान किया गया था कि किसी भी भारतीय को मात्र धर्म, जन्म स्थान, वंश और वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा। किस चार्टर एक्ट के द्वारा ये सुनिश्चित किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा? तो ये 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन अब ब्रिटिश सम्राट के नाम से किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस चार्टर एक्ट के द्वारा भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी को गैर कानूनी घोषित किया गया? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। इसी तरह जो अगला प्रश्न है कि गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि विशेषज्ञ यानी चौथे सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। और पहला विधि विशेषज्ञ किसे नियुक्त किया गया? लॉर्ड मैकाले को 1833 के अधिनियम के अंतर्गत जो विधि विशेषज्ञ के रूप में पहले विधि विशेषज्ञ को नियुक्त किया गया था, लॉर्ड मैकाले को। अब आइए दोस्तों देखते हैं चार्टर एक्ट 1853 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में। प्रश्न है दोस्तों, पहली बार किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल के विधायी और प्रशासनिक यानी लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कार्यों का विभाजन किया गया था? तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। किस एक्ट के द्वारा विधि निर्माण के लिए भारतीय यानी केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई थी? तो 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा। और किस राजलेख में बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया? तो ये था 1853 का चार्टर एक्ट। इसके तहत बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए एक नए लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है, 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का शुभारंभ हुआ और इसे भारतीयों के लिए भी खोल दिया गया। इसी संदर्भ में 1854 में एक समिति की स्थापना हुई थी, तो ये थी मैकाले समिति। और देखिए अगला प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है कि भारतीय विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत कब आरंभ किया गया था? तो ये 1853 के चार्टर के अनुसार स्थापित विधान परिषद में पहली बार क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत आरंभ किया गया था। और अगला प्रश्न है, किस राजलेख के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक यानी डायरेक्टर से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी? तो ब्रिटिश सरकार ने 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशकों से भारत में की जाने वाली नियुक्ति संबंधी शक्ति वापस ले ली थी। अब जो डायरेक्टर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके पास भारत में नियुक्ति का अधिकार नहीं रह गया, ब्रिटिश सरकार के पास चला गया था। किस अधिनियम के द्वारा विधि सदस्य को गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया? तो 1853 के अधिनियम के द्वारा जो है ये गवर्नर जनरल की परिषद का पूर्ण सदस्य विधि सदस्य को बना दिया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप देखिए प्रश्न है कि ब्रिटिश संसद द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये हम लोग भारत शासन अधिनियम 1858 से संबंधित प्रश्नों को देख रहे हैं। तो ब्रिटिश संसद के द्वारा एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये 1858 में पारित किया गया। किस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन कंपनी के हाथों से ले लिया गया और उसको ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया या ब्रिटिश ताज के अधीन? तो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा। आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट परिवर्तन ये था कि भारत का शासन अब कंपनी के हाथ से ले लिया गया और इसे ब्रिटिश राजा या रानी अथवा ब्रिटिश क्राउन के अधीन कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत अब गवर्नर जनरल को किस नाम से बुलाया जाने लगा? तो गवर्नर जनरल का नाम 1858 के अधिनियम के बाद वायसराय हो गया। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो ये थे लॉर्ड कैनिंग, जो कि भारत के प्रथम वायसराय थे।
अगला प्रश्न है 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके इनके समस्त अधिकारों को किसे सौंप दिया गया था? तो ये थे भारत के राज्य सचिव यानी स्टेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को। किस अधिनियम के द्वारा निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और नियंत्रण मंडल यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया? तो ये भी बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1858 के अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए कितने सदस्यीय भारत परिषद का उपबंध किया गया था? तो याद रखिएगा 1858 के अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का प्रावधान किया गया था। इसी से संबंधित है अगला प्रश्न कि किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत सचिव की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य कर दिया गया? तो 1858 के अधिनियम के द्वारा। और भारत राज्य सचिव का ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होने का क्या कारण था? तो क्योंकि वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था, इसलिए भारत राज्य सचिव यानी भारत में स्टेट सेक्रेटरी ये ब्रिटिश संसद के प्रति इसीलिए उत्तरदायी होता था क्योंकि वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य होता था। अब आइए देखते हैं दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1861 से संबंधित जो इम्पोर्टेंट तथ्य हैं परीक्षाओं के लिए उनको। पहला प्रश्न है कि आधुनिक भारत में सबसे पहले प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम का प्रारंभ करने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ये था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा भारत में सबसे पहले प्रतिनिधित्व प्रणाली आरंभ हुई थी। किस अधिनियम के द्वारा सबसे पहले भारतीयों को कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया गया? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा। भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा आपातकाल यानी इमरजेंसी में अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसे दी गई थी? तो ये वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी इमरजेंसी में। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसियों को पुनः विधायी शक्तियाँ देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी? तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा। और किस अधिनियम में विधि निर्माण के क्षेत्र में शक्ति विभाजन सिद्धांत की कल्पना की गई? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में शक्ति विभाजन यानी डिवीजन ऑफ पावर के सिद्धांत की कल्पना की गई थी विधि निर्माण के क्षेत्र में। और अगला प्रश्न है 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई, जिसके तहत लॉर्ड कैनिंग ने किसकी शुरुआत की थी? तो विभागीय प्रणाली या पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत। तो याद रखिएगा भारत में विभागीय प्रणाली की शुरुआत ये लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न पर आते हैं। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर आपके सामने है कि 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि निर्माण के लिए शामिल किए जाने वाले कितने अतिरिक्त सदस्यों की संख्या का उपबंध किया गया था? तो इसमें न्यूनतम 6 और अधिकतम 12 सदस्यों का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों का कार्यकाल कितना था? तो ये 2 वर्ष था। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रांतों में स्थापित की गई विधान परिषदें कौन थी? तो बंगाल 1862 में, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत 1866 में और पंजाब 1897 में। अगला प्रश्न है वायसराय की कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य को किस रूप में शामिल किया गया था? तो विधि सदस्य यानी मेंबर ऑफ लॉ को 5वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है वायसराय को परिषद के कार्य संचालन के लिए नियमों और आदेशों के निर्माण का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया? तो 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। वह अधिनियम जिसमें भविष्य की प्रतिनिधि सरकार के शुभारंभ का पहला प्रयास था, तो ये था भारतीय परिषद अधिनियम 1861, जिसके द्वारा भारत में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों वायसराय को अपनी परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन यानी पोर्टफोलियो या विभागों का बंटवारा करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो ये भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा ये अधिकार यानी
पोर्टफोलियो या विभागों के बंटवारे का अधिकार दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अधीन गठित वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रशासनिक सेवा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या 3 थी। और किस अधिनियम ने मद्रास और बम्बई प्रांतों की विधानसभाओं को विधि निर्माण के लिए सशक्त किया था? तो भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा मद्रास और बम्बई प्रांत की विधानसभाओं को विधि निर्माण के लिए सशक्त किया गया था। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से संबंधित है। प्रश्न है कि केंद्रीय विधान परिषद सहित वायसराय को अतिरिक्त सदस्यों के मनोनयन का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। ये केंद्रीय विधान परिषद में मनोनीत किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की निर्धारित संख्या थी। बम्बई और मद्रास की परिषदों में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित की गई थी? तो न्यूनतम 8 और अधिकतम 20 अतिरिक्त सदस्य ये बम्बई और मद्रास की परिषदों में जो है ये निर्धारित किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। बंगाल प्रांत की परिषद में गवर्नर द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो अधिकतम 20 सदस्य। और केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों का निर्धारित कार्यकाल कितना था? तो ये था 2 वर्ष, याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं कि केंद्रीय विधान परिषद, देखिए केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन के लिए कौन सी रीति अपनाई गई थी? तो परोक्ष निर्वाचन रीत या इनडायरेक्ट मेथड अपनाया गया था केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन के लिए, याद रखिएगा। एक देखिए बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार कर रहा हूँ कि किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? तो ये 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए क्या अनिवार्य था? तो गवर्नर जनरल यानी वायसराय की पूर्व स्वीकृति इसके लिए अनिवार्य थी। अगला प्रश्न है, आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ये था 1892 का भारत परिषद अधिनियम, जिसके तहत आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांत यानी स्टेट के लिए भी विधि निर्माण का अधिकार था। अगला है 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता था? तो विश्वविद्यालय, नगरपालिका, जिला परिषद, व्यापार संघ और जमींदारों आदि की सिफारिशों पर प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था। अगला प्रश्न है 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार होता था? तो ये प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर। 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय और प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे? तो ये पूरक प्रश्न और तर्कपूर्ण प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अगला है 1892 के अधिनियम के द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभाओं की वास्तविक स्थिति क्या थी? तो ये केवल परामर्शदात्री परिषदों जैसी थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, जिन्होंने 1892 के अधिनियम की आलोचना की थी। अगला है 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता कौन थे? तो ये थे S.N. बनर्जी यानी सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अगला है 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले प्रमुख भारतीय नेता कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। अब आइए दोस्तों भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में जानते हैं, जिसको मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है।
पहला प्रश्न है 1909 के भारत परिषद अधिनियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 किस वर्ष लागू हुआ? जनवरी 1910 में। और 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो 60 कर दी गई थी। और 1909 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी? तो ये 69 सदस्य हो गई थी 1909 के यानी मार्ले मिंटो के अंतर्गत वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। ये प्रश्न भी बेहद महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, किस अधिनियम के तहत आप देख सकते हैं कि मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम कौन था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 था। और इसके बारे में कहा जाता है कि भारत में सांप्रदायिकता के जो बीज हैं 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा बो दिए गए थे। लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की थी? पृथक निर्वाचन की सुविधा। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता माना जाता है। अगला है भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन के लिए किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी? तो उन्होंने मिश्रित निर्वाचन मंडल की सिफारिश की। वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सबसे पहले व्यवस्थापिका सभा रखा गया था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सबसे पहले व्यवस्थापिका सभा रखा गया। अगला है सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने के लिए लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे A.T. अरुंडेल। और अगला प्रश्न है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारी परिषद में प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम कौन था? तो ये 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या मार्ले मिंटो सुधार ये केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था। अगला प्रश्न है 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय और प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए क्या जरूरी था? तो ये परिषद सहित भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना इसके लिए जरूरी था। अगले प्रश्न पर आते हैं 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थीं? तो ये 3 श्रेणियां थीं। विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा। और लास्ट क्वेश्चन है विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम कौन सा था? तो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ये विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था। और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार को भारत में सांप्रदायिकता का शुरुआत करने वाला भी अधिनियम माना जाता है। और इसी के विस्तारित रूप से भारत में आगे सांप्रदायिक भेदभाव और अंतिम पीड़ित पाकिस्तान को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र के रूप में मान्यता देना इसी अधिनियम से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के 1 लाख प्रश्नों की श्रृंखला में आपने भारत के संवैधानिक इतिहास या संवैधानिक विकास के इतिहास को आपने पहले भाग के रूप में जाना। आगे के अधिनियम और जो विकास का क्रम है उसको हम आगे के वीडियो में कवर करेंगे। ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।